नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जन जागरण के लिए, लोगों को आरोग्य साक्षरता बनाने के लिए ये मेरी लेक्चर्स की सीरीज जो बना रहा हूं, वो हिंदी भाषा, राष्ट्रीय भाषा में भी प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके सामने स्क्रिप्ट तो इंग्लिश है, तो सब लोगों को फायदा है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, ये वीडियोस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जबकि मैंने प्लेलिस्ट में तो लिखा है कि स्वस्थ वृत्त क्लासेस, रोग निदान क्लासेस, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग क्लासेस, बट क्लासेस आर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। सिर्फ विद्यार्थी वर्ग के लिए ये नहीं है, ये सब लोगों के लिए है, सब लोगों को फायदे होने वाले ही है। क्योंकि प्राध्यापक देशपांडे शास्त्रीय माहिती अत्यंत सरल रूप से, साधारण तरीके से लोगों को समझ में आए इसी भाषा में बोलते हैं। आज का विषय इतना गंभीर है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सिर्फ हम पेपर में पढ़ लेते हैं, न्यूज में पढ़ लेते हैं। कि देखो, अभी एक मराठी में शब्द, मेरे को हिंदी थोड़ी सी कम आती है, थोड़ी सी माफ कर दीजिए मेरे को। ये अवकाली पाऊस ऐसा बोला है। हमारे मराठवाड़ा, विदर्भ जो महाराष्ट्र में है ना, वो प्रांत में अवकाली पाऊस, इसका मतलब होता है, ये तो गर्मी के दिन चल रहा है ना, धूप के दिन चल रहा है, फिर उस टाइम बारिश आ रही है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। मतलब गर्मी के दिनों में बारिश आना, ठंडी के दिनों में गर्मी महसूस होना, वर्षा ऋतु में जब रेन की अपेक्षा है वो ड्रॉट, पूरी की पूरी जो रेन है वो कम होना, ये सब गलत चल रहा है। तो इसको आयुर्वेद ने बोला है कि ऋतु विपर्य है, चेंज इन द सीजन्स मोडालिटीज, है ना। जो वातावरण में बदलाव चल रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ये सब तकलीफ, कहीं कहीं पर भूकंप हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स बोलते हैं ना, कई कबार ज्वालामुखी भड़क उड़ा है, कई कबार हमारे सी में, सागर में बहुत जोर से सुनामी आ रही है। क्या है ये, क्या है? तो फ्लड्स होते हैं, विंड्स होते हैं, ये बेसुमार क्यों चल रहा है? निसर्ग मनुष्य के ऊपर क्यों खफा हो रहा है, क्यों एंग्री हो रहा है? निसर्ग, नेचर हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर बहुत ही ऐसी उसकी, मतलब क्या हो गया है, उसका तापमान बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसको मैं तो कहता हूं कि निसर्ग एंग्री बन गया है। आयुर्वेद के हिसाब से जो हॉट टेम्पर्ड कहते हैं ना, गर्म माथे वाले लोग, उसी तरह ये गर्म माथे वाला निसर्ग है अभी। वो आपको खैर नहीं करने वाला, आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप निसर्ग के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जहां टेकड़ी है, जहां वन है, उसको डिफॉरेस्ट कर देते हैं आप, उधर बिल्डिंग्स खड़े कर देते हैं। तो निसर्ग बोल रहा है कि मनुष्य जो है ना, ह्यूमन बींग्स, दे आर एनक्रोचिंग टू माई लैंड, टू माई नेचर, टू माई ब्यूटी। मेरे ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं अभी। कौन बोल रहा है? निसर्ग कह रहा है कि अभी मनुष्य मात्रा को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी मैं बर्बादी कर दूंगा। ये शब्द है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देशपांडे सर कैसे बता रहे हैं, देखिए। देशपांडे सर बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा साधा मतलब ऐसा बनता है कि निसर्ग अभी मनुष्य के ऊपर खफा हो गया है, निसर्ग अभी हॉट टेम्पर्ड बन गया है, क्रोधित हो गया है। क्रोधित, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उसके परिणाम हम लोगों पर, मनुष्य मात्रा पर भुगतने पड़ेंगे। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो, कुछ भी देश में अभी छोड़ेगा नहीं। पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में, जागतिक स्तर पर यह समस्या भी उभर कर आ रही है। दिन ब दिन उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा चढ़ रहा है, और हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। तो उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जागतिक एक संगठन है यूनिसेफ के बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बार बातें बताने वाला हूं। चालू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यहां पर देखिए लिखा है,
ए लूमिंग थ्रेट एंड आवर पाथ फॉरवर्ड। हम जो आगे चल रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उसके प्रगति के ऊपर, मनुष्य के भौतिक प्रगति के ऊपर और जो भी प्रगति हम कर रहे हैं उसके ऊपर जो अटैक करने वाला है वो निसर्ग है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। जब भी हमारे कारखाने फैक्ट्री चल रहे थे उससे पहले से ही धीरे धीरे करके पूरे लॉन्ग टर्म, एक दिन की बात नहीं, एक हफ्ते की बात नहीं है, ये 10 साल की बात है, 20 साल की बात है, 50 साल की बात है। लॉन्ग टर्म चलने वाला हमारी सब अर्थ का जो है ना, जागतिक स्तर पर पृथ्वी बोलते हैं ना, पृथ्वी अर्थ, उसमें क्लाइमेट सिस्टम, वातावरण में बदलाव आ रहा है, वातावरण में बदलाव आ रहा है। सावधान, टेक केयर, रेड लाइट। रेड लाइट है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब रेड लाइट। स्टॉप, स्टॉप। क्या स्टॉप करना है हमें? क्या स्टॉप करना है? प्रगति? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसा कहेगा भगवान, नेचर ऐसा कैसा कहेगा? वो बोल रहा है हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब निसर्ग ने हमारी कदर करनी चाहिए और मनुष्य मात्रा ने निसर्ग की कदर करनी चाहिए। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हमें पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट है उसका विध्वंस कर रहे हैं, जो टेकड़ियां हैं, हिल्स है, टॉप्स है, उसको उद्ध्वस्त करके उधर हमारा आरसीसी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। और इतनी मात्रा में हम हमारी लग्जरी अटेम्प्ट्स यूज कर रहे हैं कि पूछो मत। आगे आगे देखिए, आपको बहुत अंदाजा आ जाएगा। दिस वार्मिंग प्राइमरीली स्टेम्स फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये कैसे चालू हो गया? ये गर्मा गर्मी है ना, गरम 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 गरम, तेज तेज तापमान बढ़ रहा है पूरे पृथ्वी का। कौन जिम्मेदार है? हम, ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य मात्रा जो एक्टिविटी कर रही, कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी इसकी एक्टिविटी है उससे ये बर्न हो रहा है। सच एज द बर्निंग फॉसिल फ्यूएल्स। हम ज्यादा मात्रा में ये कोल या तेल या गैस का जितना जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी उतनी गर्मी, पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके द्वारा ये जलन होने के बाद ये ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, पूरे सबोताल, पृथ्वी के सबोताल ग्रीन हाउस गैसेस। गैस तो आप जानते हैं, तो ये वायु एक प्रकार का है, गैस है। ये एटमॉस्फेयर में, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस। लिखिए लिखिए, ग्रीन ग्राउस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और ये क्या करता है? ये जो वायु है, ग्रीन हाउस गैस क्या कर, ये ऑक्सीजन नहीं है भैया, ये उपयुक्त नहीं है, ये डेंजरस है। चाहे वहां शब्द ग्रीन हाउस है, फिर इसका असर कैसे पड़ता है देखिए। ये क्या करता है, हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना देता है। ग्रीन हाउस गैस का हमारे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बन गया है। जैसे हम रात को ठंडी के सीजन में ब्लैंकेट लेते हैं ना, उसी तरह ये ब्लैंकेट की तरह पूरा छाया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस का एक आवरण है, ब्लैंकेट है, और उसमें पूरी की पूरी जो अंदर वाली हीट है वो ट्रैप की गई है, बंद की गई है। तो अभी हम एक बंद स्वेदन पेटी, आयुर्वेद में कहते हैं स्वेदन पेटी, वैसी हमारी पृथ्वी अभी क्या बन गई है? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, परीक्षा में लिख सकते हैं, स्वेदन पेटी बन गई है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारी पृथ्वी स्वेदन पेटी बन गई है। स्वेदन पेटी के अंदर सब स्टीम चल रही है, पूरे के पूरे स्टीम बॉक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, स्टीम बॉक्स। तो ये पृथ्वी अभी क्या बन गई है? लिखिए, पृथ्वी स्टीम बॉक्स बन गई। अंदर पूरा का पूरा उष्मा है, वो बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि उधर तो ब्लैंकेट है, उधर आवरण है। किसका आवरण है? ग्रीन हाउस गैस, डोंट फॉरगेट। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये किसके कारण ये बनता है ब्लैंकेट। ये ध्यान देखिए, द प्राइमरी कल्प्रिट बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग इज द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा मुख्यतः इसमें दोष किसका है, पैथोलॉजी कहां है, विकृति कहां है? तो एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
These natural gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide allow the sunlight to pass through. ये क्या करती है तीन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो ज्वलनशील, हम जो जो भी ज्वलन करते हैं, हाँ, चाहे वो ऑयल का बर्निंग हो, चाहे वो कोल का बर्निंग हो, लकड़ी का बर्निंग हो, यहां से और हमारी उच्छ्वास है, एक्सपिरेशन, ये तो गैसेस निकलने वाले हैं। तो ये सनरेज जो है ना, वो अंदर आ सकते हैं उस गैस के द्वारा, अंदर तो आ सकते हैं, फिर बाहर नहीं जा सकते। कितना अचरज की बात है। ये उष्णता, सूर्य की उष्णता अंदर तो आ सकती है इस आवरण से, फिर वो बाहर नहीं जा सकती। कितना बड़ा प्रॉब्लम है देखिए। हाँ, उसको ट्रैप करना बोलता है। तो बट ट्रैप हीट रेडिएटिंग बैक फ्रॉम द अर्थ, ये जो उष्मा है वो बाहर नहीं जा सकती। जैसे बोलते हैं ना, जंगल में जहां टाइगर रहता है, लायन रहता है, कई कबार ऐसे बोला जाता है कि आदमी के पैर अंदर गए तो देखे गए, फिर बाहर आने वाले पैदल पांव नहीं दिख रहे। उसी तरह हो जाता है कि सन की उष्णता अंदर तो आती है, अर्थ के ऊपर पूरी जमीन पर, सागर पर फैला देती है, फिर वो बाहर बैक नहीं जा सकती। And that is the main problem. That's why our earth is becoming स्वेदन पेटी और स्टीम बॉक्स, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, while some levels of the greenhouse gases is essential for maintaining the earth warm, थोड़ा बहुत तो आवरण, ब्लैंकेट तो ठीक है, फिर इतना जाड़ा हो गया है, अभी थिक हो गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस 0% चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पतली सी कंबल तो ठंड में लेना कोई गलत नहीं है, पतली सी कंबल में उष्णता ठीक ठाक रहती है। फिर ज्यादा ब्लैंकेट ज्यादा ज्यादा ले लिए तो अंदर सफोकेटिंग होकर वो आदमी मर जाएगा। ऐसा है ना, कंबल, सिंपल सी कंबल, पतली सी जो चादर है वो ले सकते हैं। ये तो बड़ी बड़ी हो गई जिसकी जरूरत नहीं है हमें, समझ गया, ब्लैंकेट बन गया अभी ग्रीन हाउस गैसेस। अभी देखिए इसका कारण क्या है, ये क्यों थिक हो गया, क्यों क्यों ब्लैंकेट हो गया, थिक क्यों हो गया ये आवरण जो है। कोल, ऑयल एंड गैस कंबशन, उसकी जो ज्वलन प्रक्रिया है, हम कोल को जलाते हैं, तेल को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, और उसके द्वारा हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलती भी है, एनर्जी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी कारखाना होता है, फैक्ट्री, यहां पर ये सब होती है और उसकी जरूरत भी है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। बट इसका प्रमाण जब ज्यादा हो जाएगा तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उससे बाहर निकलने वाला ये जो प्रमाण है ग्रीन हाउस गैस का, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है, उससे तकलीफ हो जाएगी। ये देखिए अगला वाला कारण, ये पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हम कर रहे हैं। ये पृथ्वी स्वेदन पेटी, स्टीम बॉक्स क्यों बन गई अभी, उससे तड़फड़ रहा है आदमी। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट प्लेज ए क्रुशियल रोल इन एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आप तो जानते हैं कि हम मनुष्य है, और जो सभोता, जो नेचर है, जिसमें ज्यादातर ट्रीज आते हैं, क्रीपर्स आते हैं, ये वनस्पति सृष्टि जो है ना, वनस्पति सृष्टि और हमारी ह्यूमन जो जो बींग्स है, उसमें बहुत तालमेल होना चाहिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं क्योंकि उससे हमें जरूरत नहीं, हमें तकलीफ होती है। वनस्पति क्या करती हैं, फॉरेस्ट जो ट्रीज क्या करते हैं, वो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। देखो कितना एक दूसरे से बहुत अच्छा लगाव है। वो लगाव होना ही चाहिए, वो लगाव है, इसलिए तो हम एनिमल किंगडम यहां पर मौजूद है, प्लांट किंगडम मौजूद है, ह्यूमन किंगडम मौजूद है। सब अच्छी तरीके से पूर्वी के जमाने में रहते थे मिलजुल कर, प्राणी भी थे, वनस्पति भी थी और ह्यूमन बींग भी थे, अभी भी है। फिर उसमें जरा तालमेल की खत्म हो गई है, एक दूसरे की कदर करने की बात अभी छोड़ दी गई है। तो हम फटाफट 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 ट्रीज जो है ना निकाल रहे हैं, जंगल से जंगल, वन से वन, उसको उजाड़ कर रहे हैं क्योंकि हमें लैंड चाहिए। हम बहुत ग्रीडी बन गए, लालची बन गए। मनुष्य क्या बन गया है, ज्यादा लालची बन गया है, ज्यादा लोभी बन गया है, ज्यादा ग्रीडी बन गया है। इतनी ह्यूमन बींग्स, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि उसको सब की सब कमी हो गई अभी।
जमीन की कमी, पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी। सर, योर माइक्रोफोन इज ऑफ गुड क्वालिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बीच में थोड़ा सा ये है थे कि आज मैं एक थोड़ा अलग तरीके का माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर ये वीडियो जो बन रहा है अभी वो क्वालिटी अच्छी है, उसकी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं दो तरीके के मेरे पास ये माइक्स है, एक तो विदाउट वायर है और दूसरा वायर वाला है। तो अभी मैं वायर वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा विदाउट वायर जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज करना पड़ता है, कभी कभार उसका चार्जिंग बहुत जल्द चला जाता है। तो उससे मैं बेहतर समझता हूँ कि ये वायर लगा तो चलो काम चलो। कभी कभार सिंपल थिंग्स होती है ना, ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड आल्सो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू राइट डाउन देयर फीडबैक अबाउट द वॉइस क्लैरिटी इन दिस वीडियो बिकॉज आई एम यूजिंग वायर माइक। ओके, सो हम चालू करते हैं कि पृथ्वी की गर्मा गर्मी की बात करिए। पृथ्वी अभी बहुत गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है और इसका कारण ये डिफॉरेस्टेशन है। हम झाड़, पत्तियां, वनस्पति, ट्रीज, सब क्रीपर्स, कट बुशेस होते हैं ना, ग्रास, सब कट कर रहे हैं क्योंकि हमें जमीन चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें अन्न चाहिए। तो ये जो है ना, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की फॉर एग्जाम्पल, उससे अभी ये हमारी जो हमारी अवेलेबल है लैंड वो कम पड़ रही है। तो हम घुस रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो उधर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो उधर की वनस्पति क्या करेगी? उधर उधर वाले चित्ता, टाइगर, डियर्स ये क्या करेंगे? वो तो क्या करते हैं फिर, वो जो टाइगर्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं हमारी ह्यूमन एरिया में, हमारी बस्ती में आ जाते हैं जहां लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके घर में चल गए, हम फॉरेस्ट को कट करके उधर घुस गए। तो ये दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। हाउएवर, डिफॉरेस्टेशन इज एग्रीकल्चर, कभी कभार खेती के लिए तो ठीक है। अर्बनाइजेशन, नागरीकरण, जैसे मैंने अभी कहा ना, बिल्डिंग्स बनानी है। अदर पर्पज रिड्यूसेस द नेचुरल कार्बन सिंक, फर्दर एक्सिलरेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। जो भी वहां पर वनस्पति थी, ट्रीज थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर रहे थे। उधर एक जैसे एक सोए महसूस थी, फैसिलिटी थी, वो चली गई अभी। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कारखाने में क्या होता है, सर्टन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज द सीमेंट प्रोडक्शन, जहां पर सीमेंट बनती है ना, हमें तो बिल्डिंग चाहिए, हाँ, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, अभी वन क्या बोलते हैं ना, सेकंड फ्लोर, या भी 20 फ्लोर बिल्डिंग बन रही है, 50 फ्लोर। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जैसे, अमेरिका जैसे हम बर्ताव कर रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। हम देख नहीं रहे कि उसका परिणाम आखिर में क्या होने वाला है। यही होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, सर्टेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे सीमेंट की प्रोडक्शन है, ये रिलीज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इसकी निर्मित सीमेंट से ज्यादा होती है। और सीमेंट कहां लगता है हमें? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग होने से पृथ्वी पूरा, उसका तापमान बढ़ने से हमारे हेल्थ के ऊपर उसका परिणाम होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइजिंग टेम्परेचर, इट इज ए कॉम्प्लेक्स इशू विथ कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। हमारे मनुष्य के आरोग्य के ऊपर उसके परिणाम होने ही वाले हैं। ये देखिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा इंटेंसिफाई द वेदर पैटर्न। जो हमारा सीजनल चेंजेस होता है उसमें एक्सट्रीम चल रहा है, लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर हीट वेव्स। जैसे बोलते हैं ना, उष्णता की लाट फैल रही है पूरे भारतवर्ष में, उष्णता की लाट लहर, उसको हीट वेव्स कहते हैं। ये ज्यादा बढ़ रहा है अभी। ड्रॉट्स, फ्लड्स, पूर आने की संभावना बढ़ गई है, दुष्काल ज्यादा बन रहा है। वाइल्ड फायर्स, वनवा बोलते हैं ना, जंगल में आग चल रही है। एंड स्टॉर्म्स, सुनामी आ रही है। दीज इवेंट्स कॉज, ये सब होने से क्या हो जाता है, आखिर में नुकसान किसका होगा? जंगल तो जल जाएगा, फिर आखिर वाला नुकसान किसका है? हमें नुकसान है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। हाँ, इंजुरीज हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं, ये सब होता है ना, ड्रॉट, फ्लड्स। क्या होता है, मनुष्य मर जाते हैं ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, स्थलांतर हो जाता है, यहाँ के लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा गांव चला जाता है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता, बहुत बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, डिसरप्टिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेचारे कारखाने, बेचारे दवाखाने क्या करेंगे, हमारे अस्पताल क्या करेंगे? उतना हमारे पास ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल व्हेन दे गेट इंजर्ड, वेयर टू एडमिट, कहां उनका एडमिशन होगा?
नहीं होगा। तो ये सब तकलीफ पहुंचाने वाला ये ग्लोबल वार्मिंग है। और क्या हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा? हवा प्रदूषित हो जाएगी, एयर पोल्यूशन। वार्मर टेम्परेचर कैन वर्सन द एयर क्वालिटी बाय ट्रैपिंग ऐसे ट्रैप पोल्यूटेंट्स क्लोजर टू द ग्राउंड। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हवा जो है वो क्या करती है, जो पोल्यूटेंट्स है, हवा दूषित करने वाले जो कण हैं, उसको ज्यादा जमीन पर ही रखती है। दिस कैन एग्जासर्बेट, ये जब पोल्यूशन ज्यादा है एयर में, क्या हो जाता है, हमारी सांस मार्ग की शिकायतें बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को दमे के अटैक्स बढ़ जाते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, एलर्जिक कंजंक्टिविटिस बोलते हैं, एलर्जिक स्किन रैश बोलते हैं। त्वचा के विकार, श्वसन मार्ग के विकार, आंखों के विकार बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। और आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एंटी एलर्जिक टैबलेट लेंगे, है ना, बेनेड्रिल लेंगे, क्लोरफेनिरिमाइन मैलेट लेंगे, स्टेरॉइड भी खाते हैं आप लोग, प्रेडनिसोलोन। अरे क्या है भैया, मूल कारण का शोध लीजिए, आपकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाइए, और ग्लोबल वार्मिंग होने से हम सबको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये नाम है सीओपीडी का। अभी देखिए और क्या हो जाता है, जब फ्लड्स आ जाएंगे तो वाटर बॉर्न डिसीजेस, जल प्रदूषित हो जाएगा, पानी जो है ना, पानी पीने का पानी खराब हो जाएगा। फ्लडिंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्सेस, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस। जल प्रदूषण के द्वारा कॉलरा की साथ आ जाएगी, एंडेमिक डायरिया, लूज मोशंस हो जाएंगे, पतली टट्टी हो जाएगी, टाइफाइड की साथ आ जाएगी, एंडेमिक आ जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा। सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं तो मेंटल स्तर पर भी इसका असर पड़ने वाला है। जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, देखिए आप खुद का अंदाजा लगाइए, एक दूसरे के ऊपर ये कनेक्शन रहता है। हाँ, मतलब जो ह्यूमन बींग्स में है वो नेचर में है, जो नेचर में है वो ह्यूमन बींग में है ना। हम जैसे हैं वैसे बाहर की दुनिया हमें दिखती है। तो हम जब क्रोधित होते हैं तो आर वी गेट द हैप्पीनेस? नो, नॉट एट ऑल। उसी तरह जब ये सबोताल का परिसर होता है, चाहे आपकी माँ आपके ऊपर खफा हो गई, पिताजी आपके ऊपर खफा हो गए हैं, हाँ, और बहुत घर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो क्या डू यू फील यूर सेल्फ टू बी हेल्थी? नो, नॉट एट ऑल। इसी तरह हमारी जो मदरलैंड है, पूरी की पूरी अर्थ पृथ्वी क्रोधित हो गई है, तो हम क्या आराम से जी पाएंगे? नहीं, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज डिजास्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द मेंटल हेल्थ। जब फ्लड्स आ जाते हैं और हमें हमारी घर शिफ्ट करना पड़ता है, हमारी नौकरी धंधा चली जाती है, तो क्या हम आनंदी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट सर्व स्तर पर हो सकते हैं। आगे देखते हैं उसका और क्या डैमेज करेंगे। फूड सिक्योरिटी, चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न, जो बारिश के दिन है वो चेंज हो जाएंगे, ड्रॉट्स ज्यादा आ जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिसरप्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हमारा अनाज उसका नाश हो जाता है, लीडिंग टू द फूड इनसिक्योरिटी। जहां चाहिए जब चाहिए वो अन्न पदार्थ हमें मिल नहीं पाएंगे, और वो अन्न पदार्थ न मिलने के कारण बहुत सारे पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो हैं वो उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषित रह जाएंगे, पर्टिकुलरली इन द वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब जहां का इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम है। ओके, दीज आर जस्ट सम ऑफ द वेज ग्लोबल वार्मिंग कैन थ्रेटन द ह्यूमन हेल्थ। हमारे आरोग्य के ऊपर ये सावधान ऐसा नारा दे रही है हमारी पृथ्वी, जोर जोर से चिल्लाकर बता रही है, सावधान, आई एम गोइंग टू किल यू। कौन बता रहा है? नेचर, हमारी पृथ्वी का नेचर बता रहा है हमें। एज द प्लेनेट वार्मर्स फर्दर, द हेल्थ रिस्क आर प्रोजेक्टेड टू बिकम इवन मोर सीवियर। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज की दिनों में 2024 में ये वीडियो बन रहा है, आप सोचिए 2034 में 10 वर्ष के बाद ये कंडीशन सुधारने वाली नहीं है जब तक हम नहीं सुधारेंगे। सुधारना हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, इट कैन बी रिवर्सिबल। आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% इरिवर्सिबल। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को हम डेफिनेटली रुका सकते हैं, उसका होने वाला जो असर है वो हम कम कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखो आगे का वीडियो देखिए, आखिर तक वीडियो देखिए। प्रिवेंटिव मेजर्स यहां देखिए, कॉम्बैटिंग द ग्लोबल वार्मिंग,
द गुड न्यूज इज दैट वी कैन स्टिल आज भी मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय टेकिंग एक्शन नाउ। अभी के अभी सुधार लो, अभी के अभी सुधार लो। मैं और हम और तुम, हम दोनों। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं, मैं अंगुली कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हम दोनों। डॉक्टर देशपांडे को भी सुधारना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी लाइफस्टाइल में जब इंप्रूवमेंट करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस हम ठहरा सकते हैं और आनंद जीवन जी सकते हैं। फिर हमारे ऊपर है, हम दोनों के ऊपर। मैं नहीं कह रहा, आपके ऊपर नहीं बोल रहा मैं, हम दोनों बोल रहा हूं। सब ने मिलकर एफर्ट्स करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, देखिए पहले एक एक करके देखते हैं। ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जो हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनर्जी है ना, एनर्जी का सोर्स है। तो उसके बजाय और कुछ तरीके हो सकते हैं क्या, कि जिसके द्वारा प्रदूषण कम हो जाएगा, जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। हमें ढूंढना पड़ेगा, यह रिसर्च करना पड़ेगा। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूएल, सूर्य ऊर्जा, विंड एनर्जी, geothermal and hydropower can significantly reduce greenhouse gas emission। देखिए क्या क्या मैंने बता दिया। सोलर एनर्जी, तुरंत सोलर प्लान आपके ऊपर जो है ना प्लान्स लगा सकते हैं आप। वो एनर्जी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसके द्वारा आपकी घर की एनर्जी बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गीजर वगैरह चला सकते हैं। तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर, पानी के द्वारा भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये नए नए तरीके हैं कि जिसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, उत्सर्जन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, इंप्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नए नए स्रोत ऊर्जा के हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब कारखाने चला रहे हैं, जब भी वाहतुक व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो नए नए ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हमें देखना चाहिए कि जितना हो सके उतना वन संरक्षण करना चाहिए। फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन ये बहुत ही जरूरत है। अभी कायदे कानून बन रहे हैं, हम हमारी घर की जो जहां वहां सोसाइटीज में या बिल्डिंग्स में जहां पर वृक्ष है, उसकी वृक्ष तोड़ वो कटाना है हमें, तो हमें कारपोरेशन की परवानगी लेने की जरूरत रहती है। क्यों ऐसे कानून बना दिए सरकार ने? इसीलिए कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन, हाँ, वन संरक्षण करना चाहिए। एडॉप्टिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ खेती विषयक, कृषि विषयक रिसर्च करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा कि जो इरेग्युलर जो वेदर चेंज हो रही है, बारिश आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, उसके ऊपर उसके अनुमान प्रॉपर तरीके से लगाकर हमारी फार्मर्स को हमें गाइडेंस देने की, सलाह देने की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिविजुअल एक्शन, वैयक्तिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? सिंपल चेंजेस इन आवर डेली लाइव्स लाइक यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी छोटी छोटी कार निकालकर या छोटी या बड़ी कार निकालकर रास्ते पर आ जाए। देखिए, अब हम रास्ते पर जब ऑब्जर्व करते हैं ना, देखिए ये एक एग्जांपल देता हूं मैं। 100 कार्स, अभी एक मैंने देख लिया कि एक सिग्नल पर 100 कार्स खड़ी हुई है। ये 100 कार्स में सिर्फ 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, बस वो गाड़ी चला रहा है, बाकी की 3-4 सीट्स खाली हैं, है ना। तो ये 100 कार्स का 100 जो लोग हैं वो ज्यादातर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे, एक बस में बैठ जाएंगे। तो क्या हो गया? सिर्फ एक बस से निकलने वाली जो एमिशन है वो होगी। अभी ये 100 कार्स का धुआं निकल रहा है और वो ज्यादा हवा प्रदूषित कर रहा है। तो इसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल। कॉन्जर्विंग एनर्जी एट होम, घर पर जब हम जो स्रोत इस्तेमाल करते हैं उसका कम से कम वापर करना, मतलब जरूरत पड़े तभी ये फ्रीज का उपयोग करना, जरूरत पड़े तभी एसी का, एयर कंडीशन का उपयोग करना। 12-12 महीने हम एसी लगाकर बैठते हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ठंड है बाहर तो कोई जरूरत नहीं है एसी लगाने की, क्योंकि एसी के द्वारा भी ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। ठीक है, कार्बन रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा, कैन कलेक्टिवली मेक ए डिफरेंस। ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज, बहुत ही एक डेंजर तरीके का हमारे सामने ये बैटल है, फिर हम जीत सकते हैं। वी कैन इंप्लीमेंट द सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, हमारी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, है ना, एंड सेफगार्ड द ह्यूमन हेल्थ फॉर जनरेशंस टू कम। इंटरनेशनल कॉपरेशन, जागतिक स्तर पर यह विचार होना चाहिए। सिर्फ भारत ने सोचते रहा और हमारी अमेरिका बोल रही है नहीं नहीं हम तो बहुत श्रीमंत है, हमें कुछ लेना देना नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, ये गलत चीज है, एक दिन सब पछताओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, एशिया हो, जो भी है, सभी को एक मिलजुल कर इसके ऊपर सोच करनी पड़ेगी और इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। उसी तरह हर एक देश ने अपनी अपनी सरकार के दफ्तर में उसी तरह की योजना बनानी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें करनी चाहिए एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैयक्तिक स्तर पर उसकी हमेशा सोच रखनी चाहिए। ये इतना इंटरेस्टिंग विषय मैंने आपके सामने सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, तो मैं आपको विनंती करूंगा कि तुरंत इसे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये ग्लोबल वार्मिंग वाला इश्यू जो है वो सरल राष्ट्रीय हिंदी भाषा में देशपांडे सर का प्रस्तुत कीजिए, समझ हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ये अगले वाले 10-15 मिनट में एक अलग सा विषय है जिसका नाम है यूनिसेफ। यहां पर देखिए, आप बोलते हैं सर हमें इसे लेना देना क्या है। अरे ऐसा नहीं होता भैया, जब हम जीते हैं तो पूरी तरह से जीना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर, जागतिक स्तर पर कुछ संस्थाएं काम करती है, हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस वाले नेबरर कौन है, उसका नाम भी पता नहीं होगा। तो ये बहुत गलत चीज है। हम एक सोशल एनिमल है, तो जहां हम रहते हैं उस राज्य का, उस गांव का, उस देश का और जागतिक स्तर भी जो संस्था है उसी का हमें थोड़ी बात मालूमात होनी भी जरूरत है। उससे हमें एक अलग तरीके से फायदा मिल सकता है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। देखिए हम आज बात करने वाले हैं यूनिसेफ नाम की एक जागतिक संगठन है। तो क्या करती है जागतिक संगठन? चैंपियनिंग द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। पूरे जगत में जो भी बच्चे हैं उनके जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिलने के लिए जागतिक स्तर पर यह संस्था काम करती है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जागतिक चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जब भी बच्चों को, कौन सी भी देश का हो वो बच्चा, कौन सी भी स्टेट का हो, कौन सी भी राज्य का हो, तो ये जरूर मदद करेगी टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। जागतिक स्तर पर बच्चों का स्वास्थ्य या आरोग्य, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, ये सब चीजें, उनकी लाइफ, उनकी जीवन बच्चे के अच्छे होने के लिए कौन करेगा? यूनिसेफ नाम की संस्था अभी एक काम करेगी। उसकी स्थापना 1946 में की गई थी एंड लीडिंग एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट, अधिकार जो होते हैं, प्रोवाइडिंग ए ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस, उनकी जो मनुष्य की तरह उनका जो क्या करना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। पूरे 190 कंट्रीज और टेरिटोरीज में ये काम कर रहा है। कितने देखिए, 200 पूरे देश को ये मदद कर रहा है। इसका मिशन एंड विजन क्या है? इसका मिशन और विजन, यूनिसेफ कोर मिशन, ध्येय क्या होता है? टू एंश्योर द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड एवरीवेयर आर रियलाइज्ड। पूरी जगत में, कौन सी भी हिस्से में, कौन सी भी देश में, कौन सा भी बच्चा, चाहे वो इंडियन बच्चा हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, हर एक बच्चे का अच्छी तरह का पालन पोषण करना, देखभाल करना, उनके अधिकार को छीनना नहीं, ये सब चीजें यूनिसेफ द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी चाइल्ड सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स। हर एक बच्चा जीवित भी रहेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रहेगी। यूनिसेफ वर्क्स टू प्रिवेंट द चाइल्डहुड डेथ। जन्म के बाद तुरंत होने वाली मृत्यु, या बच्चा जन्म के बाद 1 साल तक होने वाली मृत्यु, या आगे भी चलकर जो इमैच्योर प्रीमैच्योर डेथ, मृत्यु हो जाती है बच्चे का, उसका कारण ढूंढ निकालने की कोशिश
ये यूनिसेफ करती है। और उसी तरह का गाइडेंस, उसी तरह का मार्गदर्शन हर एक देश को दिया जाता है। उसकी ब्रांचेस होती है हर हर देश में, भारतवर्ष में भी है। तो वो कंट्रोल करती है जाके और फंड्स भी देती है। ऐसा नहीं कि मदद का मतलब सिर्फ आशीर्वाद देती है, जो भी मदद चाहिए इधर का लेकर उधर देती है, उधर का लेकर इधर देती है। जहां जरूरत है पूरे बाकी के देशों की मदद उसी तरफ जुट जाती है। और ये कोऑर्डिनेशन करने का काम, उसका संयोजित नियोजन करने का काम यूनिसेफ जागतिक संस्था करती है। चाहे भारतवर्ष में देखिए कि कहां पर फ्लड आ गया और पूरी की पूरी बर्बादी हो गई, उधर के बच्चे माता पिता के बगैर रो रहे हैं, तो ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं रहता, पूरा जगत का प्रॉब्लम हो जाता है। और यूनिसेफ कहती है यूरोप देश को, अमेरिका को बोलती है चलो चलो ये भारतवर्ष में प्रॉब्लम आ गया है, उसी को मदद भेज दो। चाहे वो मनी के द्वारा हो, चाहे वो कपड़े लत्ते के द्वारा हो, चाहे अन्न धान्य के द्वारा हो, पूरी की पूरी जागतिक स्तर पर मदद भारतवर्ष के जहां भी फ्लड आया गया है उसी तरफ पहुंच जाती है। क्यों पहुंचा जाती है? वो यूनिसेफ के द्वारा पहुंच जाती है। देख रहे हैं ना आप? तो ये सिर्फ अधिकार की बात नहीं, जहां मदद चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा कि प्रिवेंटेबल कॉजेस लाइक माल न्यूट्रिशन एंड डिसीज, जहां भी प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं, वो रोकने के लिए जो भी चाहिए आपको, पैसा चाहिए, कपड़ा लगता चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो भी चाहिए वो यूनिसेफ देने के लिए तैयार है। आगे की उसकी एक मोटो है, उसका उद्देश्य है कि एवरी चाइल्ड लर्न्स। साक्षरता बड़ी चीज होती है, नॉलेज इज पावर, है ना। ज्ञान एक हमारी साधन होता है, शक्ति होती है, ज्ञान हमेशा शक्ति होती है, भूले मत। तो इसके लिए पूरे जगत में हर एक बच्चा का शिक्षा होना ही चाहिए, एजुकेशन होना ही चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके लिए ह्यूमन मतलब टीचर्स चाहिए, हम दे देंगे। ऐसे कौन कह रहा है? यूनिसेफ कह रहा है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द क्वालिटी एजुकेशन। और वो भी शिक्षा कैसी देनी है? बहुत ही बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन, इक्वल। ऐसा नहीं कि अमेरिका वाला बच्चा पढ़ेगा और भारतवर्ष वाला बच्चा रोता रहेगा, ऐसा नहीं है। अफ्रीकन वाला बच्चा, अफ्रीका वाला बच्चा, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, पूरे जगत के लिए ये यूनिसेफ नाम की संस्था बच्चों के लिए काम करती है। एवरी चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड। यूनिसेफ एडवोकेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वायोलेंस। हिंसा से बचा लेगा, जहां भी ज्यादा हिंसा चल रही है उसका प्रोटेक्शन उनको दे देगा। एक्सप्लॉयटेशन, अभी तस्करी का बात सुन रहे आप, अरबक की तस्करी हो जाती है, इन्फेंट्स की तस्करी, चोरी हो जाते हैं। यहाँ के बच्चे उधर बेच जाते हैं, इधर के बच्चे उधर बेचे जाते हैं। कितनी गलत और गंदी चीज है। उसके ऊपर निगरानी कौन करता है? देश तो करता है, यूनिसेफ भी करता है। वो देखता है इंटरनेशनल कहां ऐसी चीजें, गलत चीजें चल रही है क्या। छोटे छोटे बच्चों को काम धंधे में लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भिखारी बना देते हैं। ये दूरदृष्टि से यूनिसेफ अपनी अपनी जो सेंटर्स है उसके द्वारा उसके ऊपर निगरान करती है। और जहां भी उनको गलत लगता है वो उस कंट्री को तुरंत वार्निंग देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी, चाहे वो इंडिया, चाहे वो अफ्रीका। वार्निंग, आपके यहाँ कुछ गलत काम चल रहा है बच्चों के लिए। बच्चों को होटल में शिक्षा के बगैर होटल में लगा देते काम, या बर्तन धोने के लिए। गलत चीज है, गलत चीज है। हाँ, तो चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस माल प्रैक्टिसेस, एब्यूज बोलते हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। एरियाज ऑफ वर्क, कहां पर यह काम करेगी? यूनिसेफ वर्क encompasses a broad range of areas critical to the child well-being। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जगह पर उसका जो स्पेक्ट्रम है, कार्य करने का जो तरीका है, कार्य करने की जो व्याप्ति है वो बहुत बड़ी है। जैसे कि चिल्ड्रन हेल्थ, यूनिसेफ क्या करता है? प्रोवाइड इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, आरोग्य विषयक सुविधा इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन। कहीं पर वैक्सीन कम पड़ रहे, भेजा जाता है, इधर से लेकर उधर पहुंचाना, यह काम यूनिसेफ का है, कोऑर्डिनेशन करना। इम्यूनाइजेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर चाइल्डहुड डिसीजेस, जो बच्चों वाली बीमारियां हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया है, यूनिसेफ का हमेशा उसके ऊपर ध्यान लगा रहता है। आगे वाली चीज है न्यूट्रिशन।
यूनिसेफ टैकल्स द माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो है, प्रमोटिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। हमेशा वो पत्रक बना लेते हैं, पैम्पलेट्स बना लेते हैं, टीवी पर बना देते हैं, इंटरनेट पर बातें करते हैं और लगातार प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फूड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द बेबी। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली फूड, बेस्ट फूड। ये आयुर्वेद ने 5000 ईयर्स बैक बताई थी। मातुरेव पिबेत स्तन्यम, क्या श्लोक है संस्कृत में, मातुरेव पिबेत स्तन्यम, सिर्फ मां का दूध दे दीजिए बच्चे को और कुछ नहीं, यह आयुर्वेद ने कहा था। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम्स, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो, जिसके कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, ऐसी बहुत सारी शिकायत रहती है, उसके लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, ये सब चीजें वो करवाती हैं। एडवोकेटिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, हमें अन्नदान कैसे बचाना चाहिए। आगे चलते हैं, एजुकेशन के बारे में यूनिसेफ काम कर रही है। एंश्योर और चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिलना चाहिए। प्रमोटिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, उसका माइलस्टोन्स अच्छे होनी चाहिए। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, चाहे वो महिला, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों को एक तरीके का शिक्षण मिलना चाहिए। वाटर एंड सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग द क्लियर वाटर, सैनिटेशन, स्वच्छता एंड हाइजीन एजुकेशन आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ यूनिसेफ वर्क। उसके ऊपर उसका हमेशा ध्यान बना रहता है। आगे चलते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन फाइट्स अगेंस्ट द चाइल्ड वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, जैसे अभी तस्करी बोलते हैं हिंदी भाषा में, तस्करी करना, हाँ ये गलत चीज है। एडवोकेटिंग द चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी, सुरक्षितता बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी रिलीफ, यूनिसेफ जब आर्थिक अवस्था आ जाती है, गंभीर अवस्था आ जाती है, लीडिंग रिस्पॉन्डर इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, मनुष्यवादी दृष्टिकोण के द्वारा, हाँ, प्रोवाइडिंग द चिल्ड्रन विद लाइफ सेविंग असिस्टेंस ड्यूरिंग द डिसास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां युद्ध की बात चल रही है, जहां फ्लड आ रहा है, जहां सुनामी आ रही है, हाँ, ज्यादा कुछ फॉरेस्ट बर्निंग चल रहा है, तो उधर सब ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, जो भी है ना, हाँ, उसी के जो भी डिसास्टर, हाँ, जो वातावरण में खराबी हो जाती है, तो वहां ज्यादा बच्चों को मदद की जरूरत होती है, वो यूनिसेफ के द्वारा तुरंत प्रोवाइड की जाती है। एडवोकेसी, यूनिसेफ वर्क्स विद द गवर्नमेंट, मतलब हर एक देश की जो गवर्नमेंट, उसका कनेक्शन रहता है, चाहे वो फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, लिखित स्वरूप से और वर्बल स्वरूप से फोन होता है। पॉलिसी मेकर्स, जो हमारी सरकार होती है, राष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार, वो हमेशा यूनिसेफ से कनेक्टेड रहते हैं। सिविल सोसाइटी टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द चिल्ड्रन राइट्स एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसीज दैट इंप्रूव देयर लाइव्स, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रस्तुत किए जाते हैं जाहिरात के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, और लोगों तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जैसे कि मेरे को मालूम नहीं कितने लोगों को ये यूनिसेफ के बारे में पता था, फिर अभी तो आपको इस वीडियो के द्वारा पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है। हाउ यूनिसेफ मेक्स अ डिफरेंस, यूनिसेफ इंपैक्ट स्पैन्स द ग्लोब, पूरे जागतिक स्तर पर ये मदद कार्य मिल जाता है। तो रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, यूनिसेफ के द्वारा ही सिंस इट्स इंसेप्शन, जब भी इसकी स्थापना हो गई उसके बाद एक देखा गया कि रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड वाइड, जागतिक स्तर पर बच्चों का मृत्यु दर, हाँ, वो बिल्कुल कम हो गया है। इंक्रीज्ड एक्सेस टू द एजुकेशन, यूनिसेफ्स प्रोग्राम्स हैव हेल्प्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लक्षावधि बच्चों को उसका फायदा मिल गया है, ज्यादातर गर्ल्स के लिए, महिला के लिए, गेन एक्सेस टू द एजुकेशन। स्त्री भी अभी उच्च शिक्षित हो रही है, इसका एक मूलभूत कारण यूनिसेफ से जुड़ा गया है। इंप्रूव द सैनिटेशन एंड हाइजीन, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन द वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको वॉश नाम का प्रोग्राम बताया गया है, W फॉर वाटर, ये है ना, और S फॉर सैनिटेशन और H फॉर हाइजीन, ऐसे हम कह सकते हैं। इंप्रूव द लाइव्स ऑफ काउंटलेस चिल्ड्रन, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, इतने लोगों को इससे फायदा मिल गया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स,
UNICEF is at the forefront of providing the critical relief for the children affected by the emergencies around the world. ये शब्द महत्वपूर्ण है, around the world. जागतिक स्तर पर काम करने वाला यूनिसेफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है. हाउ एनीबडी कैन हेल्प द यूनिसेफ? आप भी यूनिसेफ को मदद कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? ये देखिए यहां पर लिखा है, यूनिसेफ रिलाइज ऑन द सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल. यूनिसेफ को मदद की जरूरत है. जैसे यूनिसेफ मदद करता है, यूनिसेफ मदद कैसे कर पाएगा? जब आप यूनिसेफ को मदद करेंगे, जो धनाढ्य व्यक्ति है, रिच पीपल है, जिनके पास शक्ति है, अलग अलग तरीके की शक्ति हो सकती है, जैसे कि आर्थिक शक्ति हो सकती है, जैसे कि फिजिकल शक्ति हो सकती है, जैसे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक शक्ति हो सकती है. आपके पास जो भी शक्ति है, वो शक्ति आप यूनिसेफ के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो आपकी जो मदद है उसी के द्वारा यूनिसेफ पूरे जगत को मदद करेगी. ऐसा ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है. ठीक है. यूनिसेफ रिलाइज ऑन द सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑल्सो. उनको सरकार की, देश की भी मदद चाहिए, एंड प्राइवेट सेक्टर, अंबानी की मदद चाहिए, बिरला की मदद चाहिए, सब लोगों की मदद चाहिए टू कंटिन्यू इट्स वाइटल वर्क. बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है यूनिसेफ. हियर आर सम वेज यू कैन कंट्रीब्यूट. आप भी मदद कर सकते हैं. डोनेट. फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, बिग और स्मॉल, चाहे वो 1 रुपया की मदद हो, चाहे 1 करोड़ की मदद हो, यूनिसेफ को चाहिए. हेल्प यूनिसेफ डिलीवर इट्स प्रोग्राम एंड रीच द चिल्ड्रन इन नीड. आगे चलकर वॉलेंटियर्स. यूनिसेफ ऑफर्स वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी. स्वयं सेवक बन सकते हैं आप. सपोर्ट इट वर्क्स एट द हेड क्वार्टर्स. जहां भी उसके हेड क्वार्टर्स है, वहां आप जाकर फिजिकली मदद कर सकते हैं. नेशनल कमिटीज एंड इवन वर्चुअली, ऑनलाइन भी आप मदद कर सकेंगे. रेज द अवेयरनेस. आप और क्या कर सकते हैं? स्प्रेड द वर्ल्ड अबाउट यूनिसेफ्स मिशन एंड द इशू अफेक्टिंग द चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड. जैसे मैं अभी इस वीडियो के द्वारा कर रहा हूं. एक प्रकार की बहुत ही बिंदु जैसा है, सागर में एक जैसा बिंदु होता है, उसी तरह मैं यूनिसेफ को मदद कर रहा हूं, क्योंकि यूनिसेफ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उसका जो काम है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. आप भी कैसे मदद कर सकेंगे यूनिसेफ को? सिर्फ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए. बस इतना तो आप कर सकते हैं. क्लिक शेयर टैग. आप शेयर करते रहिए. वीडियो शेयर करने से भी एक मनुष्यवादी काम आप कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन का आप काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है. एडवोकेट. अर्ज योर गवर्नमेंट टू सपोर्ट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट चिल्ड्रन. गवर्नमेंट को आप सुझाव दे सकते हैं. यूनिसेफ इज अ बीकॉन ऑफ होप फॉर चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. ये एक आधार स्तंभ है. पूरे जगत के जो बच्चे हैं, उनका एक आधार स्तंभ कौन सा है? ये यूनिसेफ नाम की संस्था, जो जागतिक स्तर पर काम कर रही है. अब ये देखिए, बाय वर्किंग टुगेदर, हम एक साथ मिलजुल कर काम करने से वी कैन इंश्योर ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर द एवरी चाइल्ड वेयर द राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड देयर पोटेंशियल्स कैन फ्लरिश. बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो पूरे जगत का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा. तो आज के दिन सिर्फ एक काम आप मेहरबानी करके करिए कि यूनिसेफ वाला जो वीडियो है देशपांडे सर का, और ग्लोबल वार्मिंग वाला, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो ये इसमें है, ये टॉपिक है इस वीडियो में. तो आप ये वीडियो जितने हो सके हर रोज करते रहिए. आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो भी मेल आईडीज आपके पास हैं, आपके जो भी इंस्टाग्राम वाले जो चैनल्स हैं, जो भी है आपके पास, उसी के द्वारा ये वीडियो शेयर करने की, उसकी लिंक शेयर करने की कृपा करें. ऐसे में आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूं. एक एक बहुत अच्छा काम हम सब मिलकर कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में. तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे. बहुत बहुत धन्यवाद.